फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक हैं और क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो पूरे कर लिए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन वो एक ही जगह पर चाहते हैं सारे चैप्टर्स के, या फिर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करना चाहते क्योंकि वो न्यूमेरिकल में इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ सारे थ्योरी क्वेश्चंस करके वे अपने मार्क्स को कवर अप कर लेंगे, या फिर आप एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पर थ्योरी क्वेश्चन पर अपना सारा रिवीजन चाहते हैं। तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है स्टूडेंट्स। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर और मेंटर, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट 9 इयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए आज का खास वीडियो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो जेएनवीयू के एनईपी 2020 सिलेबस पर बेस्ड है। पिछले 9 इयर्स के क्वेश्चंस का हम रिवीजन, पीवाईक्यूज आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर विनीता अरोड़ा और स्वागत है आपका अकाउंटिंग अड्डा पर। चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, इसके कौन कौन से क्वेश्चंस 2015 से लेकर 2023 तक के 9 सालों में पूछे गए हैं, एक बार एक कंप्लीट रिवीजन मैं आपके सामने दे रही हूँ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए जो मैं समझा रही हूँ उन्हें ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 2015 में जो पूछा गया इस चैप्टर से वो है डिफाइन द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। देखिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिजनेस और उसका ऑनर दोनों अलग अलग हैं। यस स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बताता है कि बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस और फाइनेंसर जितने भी फाइनेंस हैं वो सारे पर्सनल अफेयर्स, ये सभी बिजनेस और बिजनेस का ऑनर दोनों अलग अलग हैं। इसीलिए तो जब हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल को एज लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। यदि आप अपने बिजनेस में अपने फादर से कोई अमाउंट लेकर डालते हैं तो आपका फादर का लोन, ये फादर का लोन भी एज लाइबिलिटी ही ट्रीट किया जाएगा। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आपने अपने पापा से पैसे लिए हैं इसलिए इसे एज एसेट समझ लिया जाए, नहीं, बिकॉज बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है। दैट्स वाई जितना भी पैसा ऑनर या ऑनर कहाँ से अरेंज करता है ये कंप्लीटली एक तरह से एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है। तो इसीलिए हम लाइबिलिटी को क्रेडिट या कैपिटल को क्रेडिट या लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। डिफाइन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, वैसे तो इस चैप्टर से सारे कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस सारे आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहा है गिव अकाउंटिंग प्रोसीजर। 2015 में भी पूछा गया है अकाउंटिंग प्रोसीजर, लेखांकन की प्रक्रिया क्या है, या 2019 में भी पूछा गया है लेखांकन चक्र क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है। तो गाइज ये कंप्लीट साइकिल जो बनता है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले अकाउंटिंग में मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, और उसके बाद इन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग का काम शुरू होता है। बच्चों हम सबसे पहले जर्नलाइज करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में। आप जब भी कोई एंट्री करते हैं, जैसे राम ने 50,000 से अपना बिजनेस शुरू किया तो कैश टू कैपिटल, यानी यहाँ पर आपने जर्नल के थ्रू इस मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। देन नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग साइकिल जो बनेगा वो है क्लासिफिकेशन, यानी इस मेथड में, इस स्टेप में आप सारी जर्नल बुक्स में जितने भी अकाउंट्स खोले गए हैं उनको लेजर पोस्टिंग किया जाता है। यानी जैसे आपने कैश टू कैपिटल एंट्री किया था तो आपके 2 अकाउंट्स खुल गए, कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। यस गाइस, यानी यहाँ पर सारे जो जर्नल ट्रांजैक्शंस हुए थे उन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर क्लासिफाई करना शुरू किया जाता है, यानी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं।
नेक्स्ट, जब हमने लेजर पोस्टिंग कर ली तो उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। यस गाइस, ट्रायल बैलेंस क्या है? एक तरह से समराइजेशंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। हम सभी ट्रांजेक्शन्स का बैलेंस निकालते हैं, लास्ट में आपको पता है हम सभी ट्रांजेक्शन का बैलेंस निकालते हैं। तो ये सारे बैलेंसेस आते हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में। तो ये ट्रायल बैलेंस में सारे ही खातों को समराइज करके लिख दिया जाता है। इसके बाद अगला स्टेप जो आएगा स्टूडेंट्स वो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। यानी अब हम इन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। हम बैलेंस शीट बनाकर देखते हैं हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं फाइनल अकाउंट्स के थ्रू। एंड फाइनली डिसीजन मेकिंग। यस गाइस, इंटरप्रिटेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग साइकिल का, अकाउंटिंग प्रोसीजर जिसे कहा जाए, जिसमें हम इन सारे डेटास के थ्रू फाइनल डिसीजन मेकिंग करते हैं कि क्या हमें कौन से एंटरप्रेन्योर, कौन से बिजनेस को चालू रखना चाहिए, बंद करना चाहिए, किस बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमें एक्स्ट्रा लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ हमें डेट का रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसीजंस हम लेंगे इस अकाउंटिंग के लास्ट प्रोसीजर में। तो गाइज, कंक्लूडिंग वे में यदि अकाउंटिंग साइकिल को देखा जाए तो अकाउंटिंग साइकिल जैसा क्वेश्चन यदि हमारे पास आता है तो आप बिल्कुल एक साइकिल बनाकर बताइए। देखिए, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग एंड देन इंटरप्रिटेशन। ये एक इस तरह का साइकिल आपको बनाकर बताना होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अगले क्वेश्चन में जो बात कही गई है स्टूडेंट्स वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए 2015 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट लिखना था और साथ ही 2018 के क्वेश्चन पेपर में भी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चन में आप सारे कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म ये दोनों ही ये शॉर्ट नोट ये आप तैयार रखिएगा। जितने भी कंसेप्ट हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, कन्वेंशंस हैं, वो सारी आप अपने लेवल पर तैयार रखिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो आपको यहाँ 2015 में और 2018 में पूछा गया है, इस पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म, देखिए ये रूढ़िवादिता की अवधारणा कहलाता है। रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या है? देखिए, ये कंसेप्ट या ये कन्वेंशन ऐसा कहता है कि यदि फ्यूचर में किसी तरह का कोई लॉस होने वाला है, यदि कोई भी लॉस जो हम एंटिसिपेट करते हैं नियर फ्यूचर में, इसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर दो। यदि आपको पता है, यदि आपको याद आ रहा है, तो हम बैड डेब्ट्स इसीलिए ही बनाते हैं। हमारे डेटर्स डूबे नहीं हैं। मान लीजिए हमने किसी पर्सन से 50,000 का माल बेचा है, तो ऐसी कंडीशन में 50,000 हमें मिलेंगे, ये हमें पता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बाय चांस वो 50,000 न मिले, बाय चांस वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाए, बाय चांस किसी भी स्थिति में उस व्यक्ति के बहुत घाटा हो जाए और वो हमें अपना पूरा पैसा या आधा पैसा या कुछ पैसा नहीं चुका पाए। तो ऐसा हो सकता है, ये फ्यूचर का एक लॉस जो हमने एंटिसिपेट किया, प्रिडिक्ट किया, उसके लिए हमने प्रोविज़न बना दिया। तो इसलिए हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं। सेम यही प्रोविज़न, यही कंसेप्ट काम आता है डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? हमें पता है आज से 10 साल बाद ये मशीन खराब होने वाली है, यानी फिर से 5 लाख रुपए का खर्चा हमें मिलने वाला है। तो फ्यूचर में कोई खर्चा होने वाला है, 10 साल बाद कोई खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए हमने अभी से ही पैसा निकालना शुरू किया। तो इसलिए हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं। इसीलिए हर साल हम 10-10 हज़ार रुपये, हर महीने हम 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं और इस तरह से साल के 1,20,000 रुपये बचा रहे हैं।
तो 10 साल बाद हम 12 लाख रुपए बचा लेंगे। तो इस 12 लाख रुपए से हम एक नई मशीन खरीद सकते हैं। तो गाइज देखिए, ये कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी काम में लेते हैं। यदि फ्यूचर में हमें हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपके मदर फादर अभी से आपके लिए पैसा बचाना शुरू करेंगे। यदि घर में शादी या इस तरह का कोई एक्सपेंसेस आने वाला है तो बहुत जब आप छोटे थे तभी से आपके लिए पैसा बचाना शुरू कर दिया था। तो यही कंसेप्ट कहता है कंजर्वेटिज्म या रूढ़िवादिता की अवधारणा। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि यदि किसी भी तरह से प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए, यानी फ्यूचर में किसी का कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन यदि कोई लॉस होने वाला है उसके लिए प्रोविज़न आप अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। तो ये है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नाउ अगले रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इसे। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये बताता है कि बिजनेस के रेवेन्यू को, यानी रेवेन्यू इन द सेंस ये जब हम सेल करते हैं, जब कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है यानी सेल होता है तो इसे कब रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी कब इसे रियलाइज करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपके सामने देती हूँ। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिसने मुझे ऑर्डर दिया है 1 लाख रुपए का। इस 1 लाख रुपए का ऑर्डर मुझे मिला है मान लीजिए जुलाई में। मैंने अगस्त में उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और सितंबर में जाकर मैंने इस गुड्स को डिलीवर किया और अक्टूबर में जाकर मुझे ये 1 लाख रुपए मिले हैं। देखिए अब ये सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा एग्जाम्पल, प्रॉब्लम आपके सामने है कि जुलाई में ऑर्डर मिला था, अगस्त में हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, सितंबर में हमने डिलीवरी की और अक्टूबर में हमें कैश मिला। तो ऐसी कंडीशन में ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि जब आपने माल डिलीवर कर दिया है, यानी जब हमारा माल पैसा कमाने लायक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यानी जब ऑर्डर मिला है तब हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तब हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मान लो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन जब हमने डिलीवर कर दिया मीन्स अब ये कंप्लीटली टाइटल का ट्रांसफ़र हो चुका है और ऐसी कंडीशन में अब हमें इसका रिकॉर्डिंग करना चाहिए। यानी अब इस सेल को, अब इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए और इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कैशेबल हो गया। अब ये इस गुड्स पर कैश को रिसीव किया जा सकता है, अमाउंट रिसीव किया जा सकता है, टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो गाइज ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी है। यस गाइस, कभी कंफ्यूज ना होएं। यदि एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट पूछा गया है या डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पूछा गया है तो ये कंसेप्ट बिल्कुल एक ही बात करता है। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग की इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आप अच्छे से जानते हैं, यदि लाइबिलिटी और कैपिटल को जोड़ दिया जाए तो वो अमाउंट एसेट के बराबर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्या कोई जादू की छड़ी है? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम डुअल एस्पेक्ट काम में लेते हैं, यानी द्विपक्षीय अवधारणा काम में लेते हैं। और ये द्विपक्षीय अवधारणा क्या कहती है? हर एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स इम्पैक्ट होने चाहिए। एक अकाउंट 2 जगह पोस्टिंग, एक 2 जगह रिकॉर्डिंग होना चाहिए। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यानी हर एक अमाउंट की 2 जगह एंट्री होनी चाहिए, 2 जगह इसका इम्पैक्ट आना चाहिए और तभी इसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और यही जो डुअलिटी कंसेप्ट है, इसकी वजह से हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है, जिससे एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हो जाता है। क्योंकि हम हर अमाउंट का 2 जगह इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो सारे एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं और सारे लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। इसलिए फाइनली जाकर हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो गाइस ये है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। अगली बात जो हम कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कह रहा है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में यदि आप बात करें, यानी व्यवसाय जो चलता ही जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जब ये कंसेप्ट कहता है कि व्यवसाय चलता ही जाएगा, तो आज यदि हमने कोई बिजनेस शुरू किया है तो जब तक ये बिजनेस खत्म नहीं होता तब तक इसके लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस सब चीज़ें कैलकुलेट
एट द एंड ऑफ द यानी वाइंडिंग अप होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स में केवल हम यानी एज ऑनर ही काम नहीं करते हैं, कई सारी पार्टीज होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे जो कि हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार हैं। इसलिए हमें एक नियमित पीरियड पर, हमें एक सर्टेन पीरियड पर, हमें उस स्पेसिफाइड पीरियड पर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और हमें अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहिए। यही कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। गाइस, ये अकाउंटिंग पीरियड्स कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट ये ऐसा कहता भी है, जनरली हम मान कर चलते हैं कि ये जो पीरियड होता है ये जनरली 12 मंथ्स का पीरियड होता है, 12 महीने का पीरियड होता है। अब ये 12 महीने का पीरियड अप्रैल से मार्च हो सकता है, जनवरी से दिसंबर हो सकता है, व्हाटएवर। ये भी एक नॉर्मल परसेप्शन है कि हम जनरली इस पीरियड को 12 महीने का रखते हैं, ताकि हम पूरे उस बिजनेस के टेन्योर को कुछ पीरियड्स में तोड़ पाएं और हम समय समय पर पता लगा पाएं कि हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे लॉसेस कितने हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस कितनी हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट काम करता है। अगला क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। देखिए, यदि आपसे पूछा जाता है कि लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी है, तो राइट नाउ कंटेम्प्रेरी बात करूं तो बहुत बहुत सारा अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पर मैंने ब्रांचेस दी हैं। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप जानते हैं जहाँ पर केवल सेल और परचेज का काम होता है, वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूड कर दिया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है और फिर हम उसे सेल कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पर प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये कम्प्लीटली डिसीजन मेकिंग बेस्ड जो होता है, यानी यदि आपने पढ़ा हो रेशो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं आफ्टर मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स, ये सारे डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स होती हैं कि हमें अब इन जो रेशोज़ मिले हैं, यानी जो हमारे डेटा मिला है, उस डेटा से किस तरह से हमें अकाउंटिंग के लिए के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से काम करना चाहिए। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, देखिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मुद्रास्फीति लेखांकन कहलाता है। ये मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है? देखिए, हम जब भी कोई लैंड परचेज करते हैं, मान लो ये लैंड आज हमने 1 लाख रुपए में परचेज की है, आज से 10 साल बाद क्या इसकी वैल्यू 1 लाख की ही रह जाएगी? नहीं, ऑफ कोर्स ये बढ़कर शायद 5 लाख हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग काम करती है कि जिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है, यानी कोस्ट कंसेप्ट जो ये कहता है कि जिस लागत पर, जिस कोस्ट पर किसी एसेट को परचेज किया गया है, उसी एसेट पर उसे रिकॉर्ड भी किया जाना चाहिए, उसी वैल्यू पर उसे रिकॉर्ड भी किया जाना चाहिए। लेकिन हम 10 साल बाद भी इस लैंड को 1 लाख रुपए में बता रहे हैं। अब एक्चुअल जो प्राइस हो गई है वो 5 लाख रुपए हो गई है। तो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसी डिफरेंस को मीट आउट करता है। तो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हुआ। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, देखिए पहले ऐसा होता था कि बिजनेस में कितने भी वैल्यूएबल पर्सन होते हैं, लेकिन उसका कोई मोल नहीं होता है, क्योंकि वो मॉनिटरी नहीं है, मौद्रिक ट्रांजैक्शन नहीं है, व्यवहार नहीं है। लेकिन जब से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग व्यवहार में आई है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में व्यवसाय में, बिजनेस में काम करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनकी वैल्यू काउंट होती है। देखिए, इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम आपको कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की या किसी बिजनेसमैन की इतनी सैलरी है, वो एक दिन में इतना रुपए अर्न करता है। ये सारी बातें कैसे? क्योंकि हर एक व्यक्ति का वैल्यू किया जाता है। जितना भी ह्यूमन रिसोर्स उस बिजनेस में काम कर रहा है, उसके वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में, और जिससे हमें पता पड़ सकता है कौन सा व्यक्ति हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी अकॉर्डिंग हम डिसीजन भी ले सकते हैं। इसी तरह से सोशल अकाउंटिंग की बात करें तो देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि CSR टर्म आपने सुना हो तो ये इससे काफ़ी कोरिलेट करेगा। सोशल अकाउंटिंग का मतलब हम
प्रकृति से, हम नेचर से जितना ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें कई बार प्रकृति से एक्सप्लॉइटेशन करना होता है। जैसे हम वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि नेचर प्रोवाइडेड होती है। तो सोशल अकाउंटिंग ये कहती है कि जितना आपने लिया है नेचर से उतना ही आपको देना भी है। यानी कई सारी कंपनीज इसे CSR एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करती है। चाहे किसी गांव को गोद ले लिया, पेड़ लगा दिए, टॉयलेट्स बना दिए, यानी आप सोसाइटी को उतना ही रिटर्न कर रहे हो। तो ये सोशल अकाउंटिंग की बात होती है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ये बात करती है कि आपने कितना कार्बन एमिशन किया है। आप यदि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में कार्बन का एमिशन करते ही हैं। तो यहाँ पर जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उसी के अकॉर्डिंग क्या आपने एनवायरनमेंट को दिया है, यानी आपने प्लांटेशन किया है या आपने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं जिससे इस नेचर में ऑक्सीजन इंक्रीज हुई हो, या हम क्लाइमेट को सेफ गार्ड कर पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बात करती है। लीन अकाउंटिंग ये भी एक बहुत कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट है जो कि कहता है कि जितने भी वेस्ट प्रोसीजर्स हैं उन सभी वेस्ट प्रोसीजर को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो यहाँ पर प्रोसीजर बहुत ही ईजी हो जाएंगे और उनकी अकाउंटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। डिफरेंट यहाँ टूल्स हैं, चाहे 5S टूल्स कहा जाए या बॉक्स रिकॉर्डिंग का टूल कहा जाए, कई सारे टूल्स इस लीन अकाउंटिंग में काम करते हैं। वैल्यू स्ट्रीम कोस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अकाउंटिंग के ब्रांचेस के तौर पर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोस्ट कंसेप्ट। अभी हमने ये बात की थी कि जिस वैल्यू पर परचेज किया गया है मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स एसेट, उन्हें उसी वैल्यू पर ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया जाना चाहिए। एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन के सारे एक्सपेंडिचर्स आपने ऐड ऑन कर दिए तो उसी वैल्यू पर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया जाना चाहिए, ना कि मार्केट प्राइस पर। अगला क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया है, एक्सप्लेन द कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए मैंने आपको कहा है कि डिफरेंट कन्वेंशंस और कंसेप्ट आप याद रखिएगा, करके जाइएगा। कंजर्वेटिज्म की बात अभी मैंने की थी। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, यानी अकाउंटिंग के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिजनेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि यदि कोई आउटसाइडर पार्टीज़ हैं वो यदि यहाँ पर बिजनेस में अपना काम करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है या किसी भी रिलेटेड वो यहाँ से संबंधित है, तो उसे पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, इसे 2019 में भी पूछा गया है। देखिए इस कंसेप्ट को, मटेरियलिटी या महत्वपूर्णता की अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है कि कोई एक्सपेंसेस कितना मटेरियल है उसी के अकॉर्डिंग उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे हमने एक लॉक परचेज़ किया है, 100 रुपीज़ का लॉक परचेज़ किया है। देखिए ये हमारे लिए एक एसेट की तरह है, क्योंकि एक बार हमने परचेज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग हमारे पास पड़ा रहेगा, जैसे कि सोफ़ा है, जैसे कि मशीनरी है। लेकिन ये 100 रुपये का है, यानी इसकी मटेरियलिटी बहुत कम है, इसीलिए इसे हम एज एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस में लेते हैं, ना कि इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हम इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, जबकि हम इसे एक्सपेंडिचर मानते हुए इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाया जाता है। तो ये एक मटेरियलिटी कंसेप्ट है। इसी तरह से कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी की बात ये होती है कि ऐसा नहीं कि आप किसी एक साल में कोई एक मेथड यूज़ में ले रहे हैं और किसी दूसरे साल में आपने उस मेथड को चेंज करके दूसरा मेथड ले लिया। यानी यदि हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के कई सारे मेथड्स हैं, चाहे वो फीफो हो सकता है, चाहे वो लीफो हो सकता है, चाहे वो एवरेज प्राइस हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साल तो हमने फीफो मेथड यूज़ किया, दूसरे साल हमने लीफो मेथड यूज़ कर लिया, तीसरे साल हम एवरेज मेथड यूज़ कर ले। नो, इट कांट बी। तो
तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए एक साल से दूसरे साल में, जब तक कि बहुत बड़ा कुछ डिसीजन ना हो तब तक आप इस पॉलिसीज को, इन मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते। नाउ अगला क्वेश्चन जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आईएफआरएस से रिलेटेड, जो कि 2019 में भी पूछा है और लेटेस्ट 2023 में भी पूछा गया है, और वो ये कहा गया है कि आईसीएआई जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने आईएफआरएस का मतलब क्या है बच्चों? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड्स को आईसीएआई ने कन्वर्जेंस किया है इंस्टीड ऑफ अडॉप्शन के। अब देखिए इनका फ़र्क ही हम समझ लेते हैं, और इनका फ़र्क क्या है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि आईसीएआई ने आईएफआरएस को कन्वर्ज क्यों किया है इंस्टीड अडॉप्शन के, यानी आईएफआरएस को हमने अडॉप्ट नहीं किया है। अडॉप्शन का मतलब एज इट इज़ ले लेना, जैसा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स ने बनाया था वैसा का वैसा हमने अपने इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। वी हैड नॉट अडॉप्टेड, हमने इसे अडॉप्ट नहीं किया है, जबकि हमने आईएफआरएस को कन्वर्ज किया है। कन्वर्ज का मतलब स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं ऑफकोर्स हम उन्हें फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे लोकल परंपराओं के अकॉर्डिंग, हमारे लोकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमने इसे कन्वर्ट्स कर लिया है। हम इसको बिल्कुल लिमिटेड तौर पर कन्वर्ट्स करते हुए, चेंजेस करते हुए हमने उसे अपने इंडिया के लिए कन्वर्ट्स कर लिया है। तभी तो हम आईएफआरएस के लिए इंड एएस, हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किए हैं। पहले जो केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते थे, अब आईएफआरएस को हमने कन्वर्ज करने के बाद अब इंड एएस इंडिया में चलते हैं। किसी भी बिजनेस को यदि हमें अकाउंटिंग करनी है तो वो इंड एएस के वे से ही, इंड एएस के तरीके से ही, उसके में बताए हुए तरीकों से ही, प्रोसीजर से ही अकाउंटिंग करनी होगी। तो देखिए क्या कारण ऐसे रहे हैं, इसलिए हमने अडॉप्शन नहीं करके कन्वर्जेंस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहला कारण है ग्लोबलाइजेशन और हार्मोनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरा वर्ल्ड एक गांव है, हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कई बार बिजनेस करना पड़ता है। ऑफकोर्स इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनी है, मल्टी बिलियनियर्स कंपनी है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस करती है। इसी वजह से हमें आईएफआरएस को ऑप्ट करना पड़ा। इसीलिए हम केवल अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम नहीं चला सकते थे, इसीलिए हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अडॉप्ट किए, कन्वर्ट्स किए, और उसका कारण ये रहा, उसका रिजल्ट ये रहा कि हमने हार्मोनाइज कर लिया, अपने सारे स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर लिया, और इस तरह से जनरेट हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस। अगली बात की जाए फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जो इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एक्विजिशन करना चाहती है, फाइनेंसिंग करना चाहती है। तो ये तभी कर सकती है ना कि जब एक ही तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हों, उनकी कंट्री में भी और हमारी कंट्री में भी। तो ऐसी स्थिति में हमें कन्वर्स करना, एक्सेप्ट करना जरूरी था। अगली बात की जाए स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर लूँगी इम्प्रूविंग एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट। देखिए ग्लोबल कैपिटल मार्केट में हमें पकड़ बनानी ज़रूरी है। कई सारे चेंजेस आते हैं ग्लोबल मार्केट में, कई सारी कंपनीज, कई सारी कंट्रीज़ जो हैं जो अलग अलग इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली है। तो इन सारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमें फोस्टर करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें आईएफआरएस को ऑप्ट करना रिक्वायर्ड था। कीपिंग पेस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अगेन कन्वर्जेंस, हार्मोनाइजेशंस, ये शब्द ऐसे हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी कंपनी को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे घर के रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम दूसरे घरों के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई हमें आईएफआरएस को ऑप्ट करना ही पड़ा। हमें आईएफआरएस ऑप्ट करने से ये सारे बेनिफिट्स भी हुए हैं। तो यदि आईएफआरएस के बेनिफिट्स की बात की जा रही है,
एडवांटेजेस की बात की जा रही है तो भी यही पॉइंट्स आपको लिख कर आने हैं गाइस। लास्ट रेगुलेटरी अलाइनमेंट भी था। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग भी ये है कि हम अपने स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़ को वर्ल्ड वाइड यदि बनाना चाहते हैं तो हमें इन्हें ऑप्ट करना ही पड़ेगा। तो गाइज ओवरऑल कन्वर्जेंस इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसे हमने इस वजह से हम इंटरनेशनली लेवल पर स्टैंड हुए हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पेपर बना था 2022 में, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, और ये आप सभी को पता है और इस पर हमने बात भी की है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कंसेप्ट, 2022 में भी अकाउंटिंग कंसेप्ट से रिलेटेड सारा पूरा एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी में। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि ये पर्टिकुलरली क्या क्या कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट हुए और साथ में कन्वेंशंस जो हमने बात पहले कर रखी है, ये कन्वेंशंस 4 कन्वेंशंस आएंगे। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर और कंसिस्टेंसी, ये सारे कन्वेंशंस होंगे और ये 9 कंसेप्ट होंगे। ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट 2023 में पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा स्टूडेंट्स। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हाउ। किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर्सनल जजमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है अकाउंटिंग डिसीजंस में, कैसे? अब देखिए ये यहाँ पर अकाउंटिंग की लिमिटेशन की बात तो हो रही है, लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारी लिमिटेशंस को लिख कर आ जाते हैं और हो गया। लेकिन यहाँ लिमिटेशंस नहीं है बच्चों, यहाँ लिमिटेशंस के लिए एक्सप्लेनेशन मांगा है कि क्या कारण है जिसकी वजह से इसे लिमिटेशन में रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ कारण दे रही हूँ क्यों हम पर्सनल जजमेंट्स में डिफरेंस आता है। सब्जेक्टिविटी इन क्लासिफिकेशन हो सकता है, हम किसी पॉइंट को क्लासिफाई करने में अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट सब्जेक्टिव हों, मैनेजमेंट डिस्क्रिएशन हो, सेलेक्टिंग कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी, ऐसा ज़रूरी नहीं कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी हो तो सभी एक ही मत रखते हों। हो सकता है सारे मैनेजर्स अलग अलग पॉइंट पर बात कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। इवन आईसीएआई काफ़ी गाइडलाइंस जारी करता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिन पर क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। अकाउंटेंट कई बार बायस्ड हो जाते हैं, कई बार ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंस के कारण पूरी तरह से अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं। कई सारे कारण हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए यदि हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जैसे मैंने अभी बात किया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के डिफरेंट मैथड हैं, चाहे वो फीफो हो, चाहे वो लीफो हो, चाहे वो एवरेज हो। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि ये मैथड्स ऑप्ट करने चाहिए, लेकिन कौन सा मैथड ऑप्ट करना चाहिए, तो ये यहाँ अकाउंटेंट के डिसीजन में डिफरेंस आएगा। कोई कह सकता है फीफो, लीफो, कोई एवरेज मेथड के लिए कह सकता है। इसीलिए इसी अकॉर्डिंग यदि हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, मान लो कोई हमने मशीन 1 लाख रुपए की परचेज की है, हमें पता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें इसका एक्सपेक्टेड लाइफ चाहिए। कोई अकाउंटेंट कहेगा कि ये मशीन 10 साल चल जाएगी क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है। कोई अकाउंटेंट ये कहेगा अब ये मशीनरी नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है इसलिए ये मशीन 15 साल चल जाएगी। और ये आपको अच्छे से पता है, यदि एक्सपेक्टेड लाइफ में चेंज हुआ है मींस डेप्रिसिएशन के अमाउंट में भी चेंज होगा। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट भी इम्पैक्ट हो जाते हैं और यह अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी है। अगली बात करते हैं गाइज रिलेवेंस की। ये भी 2023 का क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है रिलेवेंस इज ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग। देखिए ये एक अकाउंटिंग का बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है, रिलेवेंस होना जरूरी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिलेवेंस होना चाहिए। भाई रिलेवेंस क्यों होना चाहिए? मान लो हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है, मान लो किसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें यदि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो इसलिए जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा सारा डेटा कंफर्म होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें
टाइमली मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन तो अप टू डेट है लेकिन टाइमली हमें मिल ही नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो ये रिलेवेंस इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर में हम टोटल 11 क्वेश्चन के साथ हमने काम किया और अगला क्वेश्चन जो बन रहा है वो चैप्टर 2 से बन रहा है। तो चैप्टर 2 जो हमारा बनता है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम पर। देखिए सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम पर क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, इवन थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बने हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट रखिए। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्ट्रा बैलेंसेस क्या है, ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंट्रोल अकाउंट्स क्या है। एक एक करके समझते हैं, रिविजन भी हो जाएगा आपका। और देखते हैं कॉन्ट्रा बैलेंसेस क्या होते हैं। देखिए कॉन्ट्रा बैलेंसेस कई बार क्या होता है, हमें अच्छे से पता है डेटर अकाउंट का जो बैलेंस होने वाला है ना बच्चों, हमें अच्छे से पता है वो डेबिट होने वाला है, ये डेटर अकाउंट है। और इसी तरह से क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो आपको पता है वो क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है डेटर अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट शो कर देता है और क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस डेबिट शो कर देता है। ऐसा कब होगा, जब मान लीजिए हमने कोई माल सेल किया है, 1 लाख रुपए का सेल किया है, सारा सेटलमेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड सब करने के बाद हमने उस 1 लाख रुपए का 95,000 लेकर उस अकाउंट का सारा सेटलमेंट कर दिया। अब वो डेटर ये कहता है उसने हमें 10,000 रुपये का माल लौटा दिया। अब 10,000 रुपये का माल लौटा दिया मीन्स हमारा जो डेटर अकाउंट है, टोटल डेटर अकाउंट है 5,000 रुपये से क्रेडिट बता रहा है। इसी तरह से सेम वाइस वर्सा सिचुएशन क्रेडिटर अकाउंट के लिए भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ओवर पेमेंट हो जाए, मान लो हमने बेचा तो 1 लाख रुपए का माल था लेकिन सामने वाली पार्टी ने हमें पहले से 1,10,000 रुपये दे दिए कि जो होगा वो देख लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में 10,000 रुपये से ओवर बता सकता है ये अकाउंट। तो ये सारे बैलेंसेस कॉन्ट्रा बैलेंसेस कहलाते हैं। और इन कॉन्ट्रा बैलेंसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं। यदि डेटर का क्रेडिट बैलेंस शो किया गया है आपको क्वेश्चन में तो उसे क्रेडिट में लिख दीजिए। यदि क्रेडिटर का कॉन्ट्रा बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस शो किया गया है तो उसे डेबिट में ही शो करते हुए अपने सवाल को एंड करिएगा। तो गाइस कुछ ये इस तरह का कॉन्ट्रा बैलेंस होता है। आगे देखते हैं ट्रांसफ़र क्या है। ट्रांसफ़र मीन्स कभी कभी बिजनेस में सेम पर्सन से बाय भी होता है और सेल भी होता है, यानी गुड्स को हम खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं सेम पर्सन से। तो ऐसी कंडीशन में जो कम बैलेंस होता है उस कम बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ज़्यादा बैलेंस वाले अकाउंट में। और इस तरह से ये जो एडजस्टमेंट बनता है ना ये ट्रांसफ़र एडजस्टमेंट बनता है। और जो रिमेनिंग जो बचा हुआ अमाउंट होता है वही रिस्पेक्टिव लेजर में बचता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, मान लीजिए हमने किसी को माल बेचा है 20,000 रुपये का, यानी डेटर्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं 20,000 रुपये से, और उसी पर्सन से हमने 5,000 रुपये का माल खरीद लिया। तो यानी सेम पर्सन हमारा क्रेडिटर भी है और डेटर भी है। तो अब इस 5,000 रुपये को, इस लोअर बैलेंस को हायर बैलेंस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी पर्सन तो वही ए पर्सन है, ये ए पर्सन हमारा डेटर भी है, ए पर्सन हमारा क्रेडिटर भी है। तो हम यहाँ पर ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं एज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यानी ए का जो बैलेंस है 5,000 का जो बैलेंस है वो ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये लोअर अकाउंट का बैलेंस हायर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। फाइनली जो डेटर अकाउंट हमारा बता रहा होगा, इस डेटर अकाउंट में 5,000 से हमारी वैल्यू कम हो जाने वाली है क्योंकि हमने क्रेडिटर लेजर से, ये हमारा डेटर अकाउंट में 20,000 का बैलेंस बता रहा होगा लेकिन हमने 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए क्रेडिटर अकाउंट से, हमारे पास आए होंगे। तो ऐसी कंडीशन में फाइनली अब ये 15,000 का नेट एडजस्टमेंट हमारे पास बचा है। तो गाइज ये कहलाता है ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंट्रोल अकाउंट्स। ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता है, कैश सेल्स, बैड डेब्ट्स, क्योंकि इससे हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स इम्पैक्ट ही नहीं होते हैं। इनकी जनरल एंट्री आप करके देख लीजिएगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ BR, BP पेड, BR एंडोज्ड, ये सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें डेटर अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट यानी जो हमारे कंट्रोल अकाउंट है, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, ये इम्पैक्ट ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कंट्रोल अकाउंट्स में लेते
ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा मिल रहा है। 2016 में पूछा गया है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है। 2017 में पूछा गया है नेचर एंड यूजेस ऑफ द लेजर्स मेंटेन्ड अंडर द सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। इसी तरह से 2022 में भी पूछा है सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है। एक ब्लैंक फॉर्मेट आप तैयार करें टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट का। तो देखिए, ये आप बुक में से याद करके जाइए, समझ के जाइए टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। मैं एक जनरल चीज़ यहाँ पर आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है और इसी के आगे हमारा क्वेश्चन बन रहा है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या है। गाइज, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर भी 2016 और 2023 में पूछा भी गया है, तो बड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनको अंतर यदि डिफरेंस हम इसको समझ लेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार हम डिफरेंस देखते हैं गाइज। तो देखिए, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है, एक बार थियोरेटिकल में आइडिया आपको देती हूँ यदि आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम डेटर लेजर, इसी तरह से क्रेडिटर लेजर या बॉट लेजर और इसी तरह से जर्नल लेजर, इन सब के अलग अलग सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पर आपस में अकाउंट्स सेल्फ बैलेंस्ड हो जाते हैं। यहाँ पर सभी डबल एंट्री के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो डिफरेंट अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स यहाँ मैनेज होते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम वो है जो कि सेल्फ बैलेंस होता है। और जबकि सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तीनों जो लेजर्स तैयार होती है ना, डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, इसी तरह से जनरल लेजर अकाउंट, इन सब का मिलाकर एक ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये उसी तरह से जैसे आपके घर में शादी हो और मैंने कैटरिंग का, मैंने डेकोरेशन का या दूसरा और कोई काम का पैसा मैंने दिया है और एक ही टेबल पर आकर उनका बैलेंस करना है, और जबकि यहाँ पर मैंने उन्हें पैसा अलॉट किया है और वो सब अपना अपना अलग सेपरेट अकाउंट बनाकर बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, और फाइनली कितना हिसाब बचा है ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, ये टोटल डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट, ये चीज़ें यहाँ बनती तो हैं और फ़र्क बिल्कुल थोड़ा ही है इसमें, बिल्कुल थोड़ा ही। और वो क्या है, देखिए, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जबकि इसमें ट्रायल बैलेंस केवल जनरल लेजर में ही बनाया जाता है। टोटल डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट के लिए कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है। डबल एंट्री कंप्लीट होती है, इसीलिए इस सिस्टम को सेल्फ बैलेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बन रहा है, इसलिए यहाँ पर डबल एंट्री कंप्लीट होगी, डबल एंट्री के अकॉर्डिंग काम होगा। जबकि यहाँ पर डबल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट में ट्रायल बैलेंस अब बना ही रहे, इसलिए यहाँ पर डबल एंट्री कंप्लीट केवल जनरल लेजर में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जब डबल एंट्री कंप्लीट होती है तभी हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ये हमें पता है। इसी तरह से सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में कंट्रोल अकाउंट्स ओपन इन द लेजर्स, कंट्रोल अकाउंट सभी लेजर्स में ओपन किए जाते हैं। अभी आप देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको बताऊंगी कि सभी लेजर्स में कंट्रोल अकाउंट ओपन हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट केवल जनरल लेजर में ओपन होंगे। यहाँ पर मोर अकाउंटिंग वर्क चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लेजर्स में कंट्रोल अकाउंट ओपन हो रहे हैं। यहाँ की अकाउंटिंग वर्क कम हो जाता है, क्योंकि केवल जनरल लेजर में ही कंट्रोल अकाउंट बनते हैं। इसी तरह से डिटेक्शन ऑफ एरर इस सिस्टम में, क्योंकि सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनता है तो हमें पता है भाई किस का हिसाब कम है, डेकोरेशन वाले का कम है, कैटरिंग वाले का कम है, या इवेंट मैनेजमेंट वाले का कम है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि एक ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो इसलिए एरर का डिटेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कहाँ गलती रह गई होगी। तो गाइस, ये एक मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस दिया है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। और जब हम सेक्शनल बैलेंसिंग की बात करते हैं तो इसमें लिखा है द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड डेटर्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स एज केप्ट इन द सेपरेट लेजर्स। और इस तरह से हम डेटर लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर बनाते हैं। लेकिन सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में, जैसा कि मैंने कहा, ट्रायल बैलेंस केवल जनरल लेजर में बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 कंट्रोल अकाउंट ओपन होंगे और इस जनरल लेजर में टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनेंगे। तो अब आप कहेंगे कि भाई फिर ये जो डेटर अकाउंट और ये जो परचेज लेजर आपने बनाया है, डेटर लेजर, परचेज लेजर बनाया है, ये सही है, एक्यूरेट है, ये हमें कैसे पता पड़ेगा? तो गाइज, यदि आपने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं तो आपको पता पड़ेगा कि इसका बैलेंस यहाँ मैच होगा और इसका बैलेंस
यहाँ मैच होगा। जब इनके बैलेंसेस आपस में मैच हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये एकदम करेक्ट है, और इसका तो हम ट्रायल बैलेंस बना ही रहे हैं। ट्रायल बैलेंस मिल गया तो मतलब ये करेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ एक्यूरेसी चेक हो गई। इसी तरह से सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की बात करें तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में आपको पता है हर एक लेजर में, लेजर तो यहाँ पर भी 3 है, डेटर लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। लेजर तो यहाँ पर भी 3 है, लेकिन हर लेजर का अपना अपना कंट्रोल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि हमें डबल एंट्री पूरी करनी है, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखिए, डेटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा एक कंट्रोल अकाउंट के तौर पर, क्रेडिटर लेजर में भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, और जनरल लेजर में हम डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। इसका पर्पस केवल इतना ही, क्योंकि हमें हर एक लेजर में सेपरेट ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है। आई होप गाइज ये कंफ्यूजन मैंने आपका क्लियर किया होगा। आगे चलते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर महाजनी बही खाता गाइज, ये इसी 2024 में नया इंक्लूड हुआ है, इसलिए यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पिछले 9 सालों में नहीं है। फिर भी इसको थ्योरी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो भी थ्योरी जितना भी आपको समझ में आ रहा है। अगला चैप्टर एवरेज ड्यू डेट। गाइज मैं पहले ही आपको बता दूं, 9 साल के पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद मुझे पता पड़ा है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। इस एवरेज ड्यू डेट सिंपल चैप्टर है, इसमें केवल एक ही थ्योरी क्वेश्चन मिला है, और वो ये है कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर एवरेज ड्यू डेट काम में आती है। तो ये आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता भी चला होगा। हम ड्यू ड्रॉन यदि देखना चाहते हैं, बिना इंटरेस्ट का लॉस हुआ किसी एक पर्सन का, तो हम वहाँ पर एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते हैं। यानी हमें किसी कोई लमसम अमाउंट का पेमेंट करना है वेरियस बिल्स के अकॉर्डिंग, यानी जहाँ हमारा सेम पर्सन से BR भी है और BP भी है, तो हमारा कोई इंटरेस्ट का लॉस ना हो, और हम एक ऐसी एवरेज डेट निकाल लें जिसमें हम टोटल अमाउंट का पेमेंट कर दें या पेमेंट रिसीव कर लें, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन हो। इसी तरह से सेटिंग ऑफ अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन द एजेंट एंड प्रिंसिपल। कई बार जब हम एजेंट और प्रिंसिपल यानी कंसाइनमेंट पे माल भेजते हैं, कमीशन बेस्ड माल भेजते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कई बार पैसा लेना और देना, कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि प्रिंसिपल बेयर करेगा, कई एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एजेंट बेयर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस लेने और देने को निपटाने के लिए हम एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते हैं। और इसी तरह से पार्टनर्स की ड्राइंग के लिए, एक से ज़्यादा ड्राइंग की गई हो, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग की हो, तो ऑफ कोर्स हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है। तो हम कोई एक ऐसी एवरेज डेट निकाल लेते हैं जिस पर सभी ड्राइंग्स का एक ही डेट हमें मिल जाता है, जिस पर हम सभी ड्राइंग्स का बिना इंटरेस्ट का लॉस हुए फर्म का हम एक पेमेंट कर दें। तो ये एवरेज ड्यू डेट न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार रखिए। नेक्स्ट चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम वाला है, इससे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं। हाँ, थ्योरी क्वेश्चंस कुछ हैं जो कि 2016-18 कई पूछे गए हैं। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जा रहा है, हाउ आर द प्रॉफिट एंड लॉसेज असर्टेन अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए जाते हैं। गाइस सिंगल एंट्री सिस्टम कौन रखता है? जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे पनवारी है, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वो ऐसे सिस्टम्स रखते हैं जहाँ पर डबल एंट्री रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो सिंगल एंट्री यानी केवल अपना जिससे उधार दिया है या लिया है उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं। पहला मेथड तो ये होता है जिसमें आपको अच्छे से पता है ना, हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें पता होता है इस ओपनिंग कैपिटल के साल भर के, हमारे पूरे साल भर के ड्राइंग और नई कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस हुई है। फिर हम क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दिया जाए, एडिशनल कैपिटल को लेस कर दिया जाए और ओपनिंग कैपिटल को भी लेस कर दिया जाए, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो यानी ऐसे लोग जो डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रख सकते हैं, तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत सही तरीका है। और दूसरा तरीका है हम कन्वर्जन मैथड ऑप्ट करें, यानी हमारे पास जो जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे हम फाइनल अकाउंट्स
से अर्न करने की कोशिश करें, ट्रायल बैलेंस बनाएं, जो भी बैलेंसेस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ज़्यादा रिकॉर्ड्स तो रखते ही नहीं हैं। तो इसलिए हमें ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए जो भी हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कैश अकाउंट्स, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हम मेंटेन करें, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और कंप्लीट करने की कोशिश करें डबल एंट्री को। तो फाइनली इससे क्या होगा, इससे हम एक डबल एंट्री के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ट्रांजेक्शन्स को पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद यानी हम इन सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट करके बस वही अपने नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका है उसे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बना लें और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लें। देखिए यहाँ यदि क्वेश्चन आपको बड़ा पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना भी होगा। यदि 500 वर्ड्स का है तो आपको एटलीस्ट 4 पेज भरने ही हैं। तो ये मान कर चलिएगा, ये केवल मैं एक आइडिया आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन आपको इनका डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन जो 2017 और 2022 में भी पूछा गया है, डिफरेंसेस बिटवीन द डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम, या फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए इनकम्प्लीट अकाउंट्स के। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, इनकम्प्लीट अकाउंट्स मीन्स सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये क्या डिफरेंसेस हैं इनको देखते हैं गाइज। तो देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम मींस जहाँ पर केवल वन साइडेड ही एंट्री होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ डुअल एस्पेक्ट से एंट्री नहीं होती है, जबकि यहाँ पर 2 पक्षीय अवधारणा के अकॉर्डिंग 2 पक्ष इम्पैक्ट होने चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसका नेचर बहुत सिंपल है, जिससे लेना है या जिसको देना है उसको केवल एक डायरी में लिखा और हो गई सिंगल एंट्री। और जबकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए। इसमें रिकॉर्डिंग इनकम्प्लीट टाइप की रहती है, जबकि एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। एरर्स को निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन्ड ही नहीं है, जबकि यहाँ एरर्स को इजीली लोकेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो लेजर्स बनाए जाते हैं ना बच्चों, वो पर्सनल या कैश अकाउंट ही होते हैं। पर्सनल इन द सेंस डेटर्स, क्रेडिटर्स के, या फिर कैश अकाउंट बना लिया, जबकि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सभी खुलते हैं। ये छोटे उद्यमियों के लिए ठीक है, ये बड़े उद्यमों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मुश्किल है। जो अभी आपने सेकंड मेथड की बात की थी, ये थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिलती है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में ये इजी हो जाता है। टैक्सेबल पर्पस से ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। हम टैक्स यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसे सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन, हम इसमें आसानी से फाइनेंशियल पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसीलिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं कि हम उल्टे तरीके से क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल को एड लेस करके हम फाइनली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बिजनेस की पोजीशन को एक्चुअली कैलकुलेट करना हो तो हमें डबल एंट्री सिस्टम रखना ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो है स्टूडेंट्स क्वासी सिंगल एंट्री। देखिए 2023 में ही पूछा गया है, और सिंपल सा इस मेथड में पर्सनल अकाउंट रखते हैं, कैश बुक रखते हैं, और कुछ सब्सिडी बुक्स मेंटेन की जाती है। देखिए कुछ बहुत छोटी छोटी दुकान भी नहीं होती, थोड़ी कुछ अच्छी दुकानें भी होती है, तो वहाँ पर केवल एक डायरी मेंटेन नहीं करके कुछ पर्सनल अकाउंट रख लिए जाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर लिए जाते हैं, कैश बुक मेंटेन कर ली जाती है, कुछ सब्सिडी बुक्स रख ली जाती है, जैसे जिन जिन से परचेज किया जाना है उसके लिए अलग बुक मेंटेन कर ली, परचेज रिटर्न की बुक अलग मेंटेन कर ली, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल बुक ये अलग मेंटेन कर ली। तो ये क्वासी सिंगल एंट्री कहलाती है। यानी ना तो ये कंप्लीट सिंगल एंट्री हुई कि केवल एक डायरी ली और उसमें लिख दिया सारा लेना देना, ये अर्ध इकहरी खाता है, जिसमें ना तो ये डुअल एंट्री में है ना ये सिंगल एंट्री में है। हाँ, कुछ अकाउंट्स यहाँ मेंटेन कर लिए जाते हैं। अगला चैप्टर जो स्टूडेंट्स बन रहा है वो है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, इससे न्यूमेरिकल करके जाइए। न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैसे जो थ्योरी क्वेश्चन बन रहा है वो ये 2017 में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि यदि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं तो हमें सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हम एक्सपेंसेस का अपोर्शनमेंट करते हैं। अब कुछ एक्सपेंसेस तो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, हमें पता होता है ये ए डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ये बी डिपार्टमेंट से या सी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें अलोकेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, या जो एक्सपेंसेस परचेज से रिलेटेड है वो परचेज के बेसिस पर बांट दिया जाए। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें एरिया के बेसिस पर बांट दिया जाए। लेबर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डायरेक्ट लेबर आवर से रिलेटेड बांट दिया जाए। तो ये कुछ अलोकेबल एक्सपेंसेस होते हैं।
फिर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स हमें मिलते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स हैं जो कि ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को किया है, बी डिपार्टमेंट ने सी डिपार्टमेंट को किया है। तो इन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र को आपको किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखनी होगी। यदि ये कॉस्ट पर किया जाए या फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर किया जाए तो आपका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी होगी। इसके बाद जब आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं तो फिर आप बनाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर लिखते हैं जो कि नॉन अलोकेबल एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि अलोकेट नहीं किए जा सकते हैं। कई सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे टैक्सेशन का हो गया है, कुछ कई बार ऐसे एक्सपेंसेस मिलते हैं जो हमें पता नहीं होता है या हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, अलोकेट भी नहीं कर सकते कि वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। एंड फाइनली एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट अलग अलग डिपार्टमेंट्स की नहीं बनती है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पूरे ही डिपार्टमेंट्स की एक ही बैलेंस शीट तैयार की जाएगी। तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। बड़ा क्वेश्चन इसका बनता है, आपको अच्छे से इसे डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। अगला क्वेश्चन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, देखिए 18 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, बहुत अच्छे से आप इसे पढ़ कर जाएंगे। यदि कॉस्ट पर ट्रांसफ़र होता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और यदि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर ट्रांसफ़र होता है तो किस तरह से आप इसका स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन पेपर में बना है। हाउ वुड यू द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट। देखिए छोटा सा आंसर था लेकिन ये 7 मार्क के में आया था, यानी बी पार्ट में आया था। देखिए रेंट को कैसे बांटेंगे, एज पर एरिया। सैलरी और कमीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, देखिए यहाँ पर हम अलोकेट नहीं कर सकते ये कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हमने इसे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी इंश्योर्ड एसेट है, जिस एसेट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं उस एसेट के प्रपोर्शन में बांट दीजिए। इनकम टैक्स, ऑफकोर्स इसे हम नहीं पता लगा सकते कौन से डिपार्टमेंट का कितना इनकम टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट होगा, अलोकेट होगा, तो हम इसे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस सेल रेशो में बांटा जा सकता है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और सारे ऑपरेशंस हम सेल के लिए करते हैं, इसलिए इसे सेल रेशो में बांट दीजिए। लाइटनिंग को लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बांट दीजिए, लाइट पॉइंट नहीं है तो हम एरिया के बेसिस पर भी इसे बांट सकते हैं। अगला चैप्टर जो है स्टूडेंट्स अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। देखिए एनपीओ से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, लेकिन हाँ थ्योरी क्वेश्चन जो बने हैं वो ये रहे, न्यूमेरिकल्स नहीं बने हैं। आप थ्योरी क्वेश्चन इसके पूरे अटैम्प्ट करके जाइए। 2019 में जो बना है वो ये है कि किस तरह से आप यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में बताएंगे, एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स में इन सारे ट्रांजैक्शंस को किस तरह से बताएंगे। तो देखिए मैंने कुछ बाइफिकेट्स करके लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे इनको लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, यदि हम एनपीओ की बात करते हैं तो यहाँ 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इसी तरह से हम यहाँ पर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फाइनली हम बैलेंस शीट बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे किसी भी साल के हो, चाहे वो पिछले साल का हो, इस साल का हो या आगे आने वाले साल का हो, यदि वो कैश ट्रांजेक्शन है तो वो लिखा जाएगा। इनकम और एक्सपेंडिचर में केवल इसी साल के ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, ना पिछले साल के ना आगे आने वाले साल के, भले ही वो रिसीव्ड हुए हों या न हुए हों। और बैलेंस शीट में आपको पता ही है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखा जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द पीरियड अदर देन द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है ऐसे इनकम और एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से काम किया जाएगा। इनकम रिसीव्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस और सेल ऑफ फिक्स एसेट। देखिए अब इसकी बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, उन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर में ऐड करके लिखा जाएगा। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग इनकम है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, उन इनकम्स को
ऐड करके लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस को हम संबंधित जो भी एक्सपेंसेस वो डेबिट साइड में लिखे जाएंगे और जो भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर के हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर के हैं जिन्हें पहले ही पेमेंट कर दिया गया है, तो ऐसे प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस कर दिया जाएगा। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, यस, यानी इसे डेबिट साइड में माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। करंट ईयर में कोई ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि फ्यूचर में है जिसका हमने पेमेंट किया है, पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में इसे माइनस कर दिया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर में रिसीव हुई है तो उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो लेकर जाते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस इनकम को माइनस कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। इसी तरह से एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर पेड इन द प्रीवियस ईयर में पेड किए गए थे, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हैं, तो इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड कर लिया जाएगा। डेबिट साइड में जो भी संबंधित खर्चा है उसमें ऐड करके दिखाया जाएगा क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है, तो करंट ईयर से रिलेटेड होने के कारण इसे अकाउंट में शामिल किया जाएगा। इसी तरह से करंट ईयर की कोई इनकम है जो कि प्रीवियस ईयर में हमें रिसीव हुई है तो इसे ऐड कर लीजिए क्रेडिट साइड में जो हम इनकम दिखाते हैं। उसी तरह से पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर का कोई एक्सपेंसेस है जो कि आउटस्टैंडिंग था जिसे हमने इस साल पेमेंट किया है, उसे माइनस कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। और इसी तरह से इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर की कोई इनकम है जो कि इस साल रिसीव हुई है तो उस इनकम को भी हमारे इनकम पक्ष में से यानी क्रेडिट साइड में माइनस करके दिखाया जाएगा। इसी तरह से इनकम रिसीव्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, मान लीजिए डोनेशन के लिए कोई फंड डोनेशन मिला है कोई बिल्डिंग के लिए फंड के लिए, तो ये बिल्डिंग के फंड को कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए इसे बैलेंस शीट में ले जाया जाएगा। ये कैपिटल रिसिप्ट हुई है क्योंकि स्पेशल फंड के लिए स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव हुई है कोई इनकम, तो इसे बैलेंस शीट में दिखा दिया जाए। इसी तरह से सेल ऑफ फिक्स एसेट या कोई ओल्ड एसेट की जो सेल हुई है तो ये भी एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट तो है, लेकिन इस कैपिटल रिसिप्ट से हम केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाना ही है, हम इसे साथ साथ में इसका जो लॉस या फिर जो प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे और जो सेल हुआ है फिक्स एसेट उस बैलेंस शीट में उसे लेस कर दिया जाएगा। तो गाइस ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको अच्छे से पता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी गोल मनी मेकिंग नहीं होता है जबकि वो सोसाइटी को सर्व करने के पर्पस से कोई ऐसे नोबल कॉज के लिए कलेक्ट होते हैं जो डोनेशन या सब्सक्रिप्शन फीस मेंबरशिप फीस के थ्रू अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं और अपना बिजनेस अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 2022 में पूछा गया है और ये क्या है इसका डिफरेंस, एक बार इसे डिस्कस भी कर लेते हैं। और ये कुछ इस तरह से, इसमें केवल जो मैंने आपको बताया भी था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू ही एक्सपेंसेस के लिए यानी करंट पीरियड के लिए ही रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इसमें सारी कैश रिसिप्ट और पेमेंट इंक्लूड होते हैं, ये एक्यूरल बेसिस पर, ये कैश बेसिस पर। इसी तरह से इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स जो कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड की है वो सभी शामिल होगी, जबकि इसमें पिछले साल की भी, करंट ईयर की भी, आने वाले साल की भी सभी शामिल होगी। इसमें कैश मिला है या नहीं मिला है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि भाई कैश मिला है या नहीं मिला है, नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक्यूरल्स, प्री पेमेंट्स और आउटस्टैंडिंग के सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देख रहे थे, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए तैयार किया जाता है, और ये केवल इसीलिए तैयार किया जाता है ताकि हम कैश का मैनेजमेंट देख सकें फॉर द कंट्रोल पर्पस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बहुत काम का है, जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता है, केवल इसे सपोर्ट करता है टू नो द कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, और ये है जो 2023 में ही पूछा था, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बड़ा कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट्स के लिए, ये कहाँ काम आता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? एनपीओज जो कंसर्न्स होते हैं उनके लिए काम में आता है, और ये तब किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फंड के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग फंड, टूर्नामेंट फंड, यानी बिल्डिंग के लिए हमें कोई फंड मेंटेन करना है, तो हम सारा जो एक्सपेंसेस है, सारी जो इनकम्स हैं, सारा जो फंड क्रिएट हो रहा है, सारे जो एक्सपेंसेस हैं, वो सभी इस फंड में ही हम सबरेक्ट करते जाएंगे। इनकम हो रही है तो यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे। तो ये होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि एनपीओ जो कंसर्न्स है वो मेंटेन करती है। सो नेक्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम, न्यूमेरिकल पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है और थियोरिटिकल कंसेप्ट से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। सबसे पहले एवरेज क्लॉज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। और एवरेज क्लॉज ये कहता है कि एक्सेप्ट जो क्लेम होगा वो एक्चुअल लॉस तक ही होगा, और देयर इज कंडीशन ऑफ अंडर इंश्योरेंस। यदि अंडर इंश्योरेंस है तो केवल वही अमाउंट रिसीव्ड होगी जो कि प्रोपोर्शनेटली है। और इस अमाउंट ऑफ क्लेम को निकालने का हमारा फॉर्मूला है इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। ये गाइज बहुत अच्छे से इसको पढ़कर जाइएगा। एवरेज क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो बन रहा है, व्हाट इज क्लेम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या होता है बच्चों? ये जनरली लॉस ऑफ प्रॉफिट में काम आता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट में इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या होता है? देखो, मान लो हमारा आग लग गई, उसकी वजह से प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, तो अब हम अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कई सारे एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं। जैसे हमें नया गोडाउन हायर करना पड़ेगा क्योंकि आग से जल गया पुराना गोडाउन। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारा जो कहलाता है वो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहलाता है, जो कि इन तीन में से जो भी लीस्ट होगा वो माना जाएगा। जो कि एडिशनल एक्चुअल एक्सपेंसेस हमने किए हैं वो रख लीजिए, या सेल्स ड्यू टू द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जितनी भी सेल इन्हांस हुई है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी तरह से इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, जो भी हमारा एनुअल टर्नओवर हुआ है उस पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ऐसे कई स्टैंडिंग चार्जेस हो सकते हैं जो कि हमने इंश्योर ही नहीं करवाए। जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर्स, हमें पता था ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर नहीं करवाए, तो ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। तो ये तीनों में से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वही इंश्योर्ड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, 2017 और 23 दोनों में पूछा है। हाउ इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द फायर कैलकुलेटेड। डेट ऑफ द फायर पर स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होता है? बड़ा ही इजी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप नॉर्मल जैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाइए, और इसको बनाने के बाद बिल्कुल इसी तरह से सेल, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करिए, और बैलेंसिंग फिगर में आपके निकल जाएगा वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब आपसे पूछा जाता है लॉस ऑफ स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो गाइज, लॉस ऑफ स्टॉक के कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक मिला है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक स्टेप 1 में मिला है, उसमें से साल्वेज वैल्यू को माइनस कर लो तो नेट लॉस हमें निकल जाएगा। और अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे मिलेगा? यदि किसी तरह का एवरेज क्लोज नहीं है तो यही अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड स्टेप में कैलकुलेट हुआ है। लेकिन एवरेज क्लोज होता ही है, तो ऐसी स्थिति में इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस ऑफ स्टॉक। इस तरह से आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट होगा, और आप कैलकुलेट कर पाएंगे अमाउंट ऑफ क्लेम कितना है। नाउ मिनिमम रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन रहा है, 2018 में ही पूछा है। लेकिन मिनिमम रेंट आपको पता है, ये क्वेश्चन आना चाहिए रॉयल्टी के चैप्टर में, तो ये रॉयल्टी के चैप्टर में आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर आ गया है
रॉयल्टी में आप जानते हैं मिनिमम रेंट, जहाँ पर लेसर एक मिनिमम रेंट पर, एक मिनिमम वैल्यू पर, सम ऑफ अमाउंट पर काम करता है जो कि लेसी को उसे पेमेंट करनी ही होगी, भले ही उतनी रॉयल्टी जनरेट हुई है या नहीं हुई है, तो ये मिनिमम रेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्षतिपूर्ति अवधि के बारे में बात की गई है। क्षतिपूर्ति अवधि क्या है बच्चों? जो कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस लिया है, कितने टाइम पीरियड का लिया है, द लेंथ ऑफ द टाइम जो कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि इसमें यदि हमारा कोई लॉस होता है तो वो लॉस आपको कवर करना है। ये इंडेमनिटी पीरियड जो होता है जनरली आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ होता है, जो कि 12 महीने का हो सकता है, 24 महीने या 36 महीने का हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नाउ हमारा जो चैप्टर है वो रॉयल्टी अकाउंट का है, और रॉयल्टी अकाउंट भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल के पर्पस से भी स्टूडेंट्स और कई सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों ही इस चैप्टर से करके जाना। इजी चैप्टर है। थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2015 में और 17 में सेम क्वेश्चन पूछा है। पेटेंट रॉयल्टी क्या है? पेटेंट रॉयल्टी का मतलब हम आसानी से समझ रहे हैं, इट्स लाइक रेंटिंग अ पेटेंट, यानी हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हमने रेंट पर दे दिया है, तो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बदले में, हमारे आइडिया इन्वेंशन को यूज़ करने के बदले में जो लेसी होता है वो ऑनर को एक फ़ी पेमेंट करता है, लाइक रेंट। यही फ़ी होता है जो उसे परमिशन देता है कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, आइडिया को, इन्वेंशन को आप लीगली यूज़ कर लो, तो यही चीज़ होती है पेटेंट रॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट वर्किंग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2017 में भी पूछा है, ये वाला 2023 में भी पूछा है। कंसेशन फॉर स्ट्राइक सब लीज, ये 2015 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है, तो ये सब लीज 2018 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन शॉर्ट वर्किंग, कंसेशन ऑन स्ट्राइक, सब लीज, तो ये जो क्वेश्चन बना है वो सेम 2018 में भी बना है और 2023 में भी सेम का सेम क्वेश्चन बना है। तो ये शॉर्ट वर्किंग क्या होती है आपको पता ही है, जब आपका मिनिमम रेंट इज मोर देन द एक्चुअल रॉयल्टी, तो मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो शॉर्ट वर्किंग निकल कर आती है। तो ये चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताई है कि शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम रेंट एंड द एक्चुअल रॉयल्टी, और जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें लेसर को मिनिमम रेंट का पेमेंट करना है, इस शॉर्ट वर्किंग पिक्चर में आ गया है। नेक्स्ट, कंसेशन फॉर स्ट्राइक। देखिए समटाइम्स कभी जब स्ट्राइक हो जाता है तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट में, रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं कि कभी कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के लिए मिनिमम रेंट को प्रोपोर्शनेटली कम किया जाएगा, तो ये चीज़ कहलाती है कंसेशन फॉर स्ट्राइक। मान लीजिए हमारा मिनिमम रेंट है 12,000 रुपये 1 साल का, लेकिन अब हमारे यहाँ पर हमारी कंपनी में 2 महीने की स्ट्राइक हो गई, तो 2 महीने की स्ट्राइक हो गई और हमने कंसेशन फॉर स्ट्राइक का क्लोज डाला हुआ है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो 2 महीने के लिए मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाएगा, तो यानी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10,000 रुपये का हमारा मिनिमम रेंट होगा। तो ये होता है कंसेशन फॉर स्ट्राइक। इसी तरह से सब लीज की बात करें बच्चों, तो सब लीज क्या है? सब लीज कभी कभी प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया जाता है कि जो लेसी होता है वो लेसी उस प्रॉपर्टी को आगे और लीज पर दे देता है अनदर पर्सन को, यानी थर्ड पार्टी को लीज पर दे देता है। यही प्रक्रिया कहलाती है सब लीजिंग। इसमें ओरिजिनल एग्रीमेंट तो बना हुआ रहता है, यानी लेसर और लेसी के बीच में ओरिजिनल एग्रीमेंट तो बना हुआ रहता है, लेकिन लेसी एक और थर्ड पार्टी को
थर्ड पार्टी को लीज पर दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में अब ये वाला व्यक्ति बन गया है लेसर और ये लेसी बन गया है। तो यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट अब इनके बीच में भी लागू होगा, लेकिन इसके बारे में इसे पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि सब लीज में 3 पार्टीज काम कर रही है, लैंडलॉर्ड भी, मैन लेसी भी और सब लीसी भी, ये तीनों काम कर रही है। और इसके बदले में इस लेसी से, यानी जो थर्ड पार्टी है, ये जो सब लेसी जो कहलाती है, इससे रॉयल्टी मिलेगी इस मेन लेसी को, और इससे इसको भी रॉयल्टी मिलेगी। यानी यहाँ पर हमारे एग्रीमेंट में यदि सब लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ही विल रिसीव द रॉयल्टी एट द रेट एग्रीड वैल्यू बिटवीन हिम एंड द सब लीजी। ये एक तरह से जो एग्रीड वैल्यू है उस एग्रीड वैल्यू पर रॉयल्टी रिसीव करेगा, और साथ में ये रॉयल्टी ओरिजिनल लेसर को भी देना पड़ेगा जो कि एग्रीड रेंट पर, एग्रीड वैल्यू पर होगा। तो ये होता है सब लीज कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन जो बन रहा है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द लेसी इन द केस ऑफ द रॉयल्टी अमाउंट इज लेस देन द मिनिमम रेंट, यानी शॉर्ट वर्किंग निकल रहा है, 2019 का क्वेश्चन है। शॉर्ट वर्किंग है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और लैंडलॉर्ड लेसी अकाउंट डेबिट। देखिए मिनिमम रेंट हमारा मान लीजिए 12,000 का है, और रॉयल्टी हमने जो अर्न की है वो एक्चुअल 10,000 की है, तो 2,000 का शॉर्ट वर्किंग निकल गया। तो ये रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग ड्यू हुआ है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करिए, थ्योरी बस यही बना है। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पर, और ये चैप्टर है कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट से भी ज़्यादा थ्योरी नहीं बना है, न्यूमेरिकल आप इसके तैयार रखिएगा। कंसाइनमेंट क्या है, 2022 में ही पूछा है, जब एक पार्टी जो कि कंसाइनर कहलाती है दूसरी पार्टी को माल बेचने के लिए भेजती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कमीशन के बिहाफ पर, और ये कंसाइनर के बिहाफ पर भेजा जाता है, जिसमें कंप्लीट ऑनरशिप जो होती है वो कंसाइनर की ही होती है। कंसाइनी केवल कमीशन बेसिस पर गुड्स को सोल्ड करता है, तो ये कहलाता है कंसाइनमेंट। डिफाइन द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर। 2022 का ही क्वेश्चन बना है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या होता है, कंसाइनर का सारा ट्रांजैक्शन जो कंसाइनमेंट है वो रिकॉर्ड होता है। इस कंसाइनमेंट अकाउंट में यदि कंसाइनमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट में, घट रही है तो माइनस क्रेडिट में लिखा जाता है। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट होता है। और कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए जो जर्नल एंट्रीज हैं, ये जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनती है यहाँ पर। तो सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के लिए बच्चों हम क्या एंट्री करते हैं, हमें अच्छे से पता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये हमारी एंट्री हो गई। इसी तरह से यदि एक्सपेंसेस कंसाइनर ने इनकर्ड किए हैं तो ऐसे इनकर्ड एक्सपेंसेस के लिए हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, रिकॉल कीजिए। इसी तरह से यदि कोई एडवांस पेमेंट मिला है कंसाइनी से तो रिवीजन कीजिए, एडवांस पेमेंट मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो ये हमारी यहाँ एंट्री हो गई। इसी तरह से कोई एक्सपेंसेस कंसाइनी ने इनकर्ड किए हैं तो कंसाइनी ने जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इसी तरह से यदि कंसाइनी ने गुड्स को सोल्ड कर दिया तो यहाँ पर गुड्स सोल्ड के लिए हम एंट्री करते हैं कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये सब कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएंगे। यदि कमीशन जो हमें कंसाइनी को देना है यदि वो चार्ज करना है तो हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। इन सारी एंट्री को एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। इसी तरह से यदि अनसोल्ड स्टॉक कोई कंसाइनी के पास रह गया हो तो हम एंट्री करते हैं स्टॉक विथ एजेंट या स्टॉक विथ कंसाइनी टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसी तरह से कोई लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो हमारी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स एबनॉर्मल लॉस में यदि कोई पार्शियल क्लेम रिसीव हुआ है तो इस पार्शियल क्लेम रिसीव होने पर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से कितना पेमेंट मिला है, उसके बावजूद जो हमारा कुछ एबनॉर्मल लॉस रह गया है ये दोनों डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो ये हमारी एंट्री हो गई। फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस यदि कंसाइनमेंट पर है तो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी तरह से यदि लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये गाइज ये कुछ एंट्रीज हमने यहाँ पर रिकॉल की है। आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा क्वेश्चन बना है 2023 का ही। डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। डेल क्रेडिटर कमीशन जो कि क्रेडिट माल बेचा गया होता है उस पर पैसा वसूल करने के लिए, उस पर बैड डिप्स के हिसाब से इस रिस्क को रोकने के लिए कंजाइनर कंजाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देता है। ओवरराइडिंग कमीशन जो कि इनवॉइस प्राइस से प्रमोट करना, सेल को और ज़्यादा प्रमोट करना है तो इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइस पर माल बेचने के लिए कंजाइनी को ओवरराइडिंग कमीशन मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, केवल और केवल इसका थ्योरी पोर्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन 22 और 23 दोनों में पूछा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, एक पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में है, लेकिन इसमें ऑनरशिप स्टैक वेंचर्स आपस में शेयर होता है। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग भी कोलैबोरेटिव रहती है। लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, ये किसी पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर होता है और ख़त्म हो जाता है, तो ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। इसी तरह से रिस्क और रिवॉर्ड्स भी शेयर्ड होते हैं, पर्पस ड्रिवन होता है। किसी एक पर्पस के लिए, ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए वेंचर आता है, वेंचर किया जाता है और ये पर्पस ख़त्म हुआ और वेंचर भी ख़त्म हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कस्टमाइजेशन किया जा सकता है एग्रीमेंट का। यदि आगे चलने के बाद हमें लगता है कि इस वेंचर को और बढ़ाना है तो ये जॉइंट वेंचर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वो 2022 में पूछा है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो देखिए, ये एक टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट है जबकि ये लॉन्ग टर्म है। पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों? पार्टनर्स के बीच में एक लीगल स्ट्रक्चर काम में करता है, जबकि जॉइंट वेंचर में वेंचर्स जो आपस में जितने भी वेंचर्स जो एंटिटीज़ जुड़ते हैं, जो वेंचर्स पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जुड़ता है, जो कि पर्पस ड्रिवन होता है। कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एंगेज्ड होते हैं, जबकि ये कंटिन्यूस बिजनेस को रन करने के लिए एंगेज होते हैं। ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। इसमें लीगल एंटिटी इंक्लूड हो सकती है, नहीं इंक्लूड होती, लेकिन इसमें लीगल स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। इसी तरह से ये सभी पार्टनर्स के बीच में एक वेंचर्स होता है, इसमें सारा शेयर कंट्रोल डिसीजन मेकिंग सभी पार्टनर्स के बीच में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है एग्रीमेंट एज पर द जॉइंट वेंचर, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर। ये फ्लेक्सिबल होता है, यदि हमें लगता है कि इस वेंचर को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है, कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, जबकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अडॉप्ट की जाती। एक बार पार्टनरशिप डीड बन गई उसके बाद फुल एंड फाइनल उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ये पर्टिकुलर उस गोल को पूरा करने के लिए काम करती है, जबकि ये बिजनेस को सस्टेन बनाए रखने के लिए काम करती है गाइस। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं। अगला चैप्टर जो कि है बच्चों पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन पड़ा है। इसमें कई सारे थ्योरी क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग 13 के करीब थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आपको न्यूमेरिकल पर भी काम करना है। ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देनी है। तो जल्दी जल्दी हम बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड 15 और 17 में भी पूछा गया है। रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच में आपस में जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्क है, ये सारी चीज़ें, एडमिशन और रिटायरमेंट के समय क्या प्रोविजंस रहेंगे, ये सब कुछ रिटर्न में लिखा हुआ होता है। इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन द फर्म डेट एंड प्राइवेट डेट 2015 में पूछा गया है। फर्म का डेट यानी एक पार्टनरशिप फर्म का डेट, उनके लोन्स कितने हैं, बिल्स कितने हैं, जबकि प्राइवेट डेट क्या है, सभी पार्टनर्स का अपना अपना डेट कितना है, पर्सनल ऑब्लिगेशंस कितने हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल्स कितने हैं। तो ये प्राइवेट डेट्स के लिए पर्टिकुलर वो पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि फर्म डेट के लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द परचेज कंसिडरेशन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 और 2023 में भी पूछा है। परचेज कंसिडरेशन इन द सेंस
एक फर्म जब हम कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप से कंपनी में, या फिर एक फर्म दूसरी फर्म को परचेज करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो परचेजिंग फर्म है वो सेलर फर्म को कितना पेमेंट कर रही है, जो कि परचेजिंग पार्टनरशिप है वो जो परचेजिंग कंपनी है वो सेलर फर्म को कितना अमाउंट पेमेंट कर रही है, कितना कंसिडरेशन पेमेंट कर रही है। ये स्टॉक में हो सकता है, मनी में हो सकता है, कोई एसेट के रूप में हो सकता है, डेट बाय किया जा सकता है कंपनी द्वारा, तो ये कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट देखिए, गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 2015 में भी, 2017 में भी और 2018 में भी। गुडविल क्या है, इसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है। देखिए, गुडविल को मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने केवल 2 ही मैथड्स लिए हैं, क्योंकि यहाँ कैपिटलाइजेशन मैथड के बारे में पूछा था। अगला क्वेश्चन मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मैथड है, सुपर प्रॉफिट मैथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मैथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड है, एन्यूटी मैथड है। ये सारे मैथड्स आपको बुक में बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो गाइस, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, गुडविल पूछा ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन पड़ रहा है। देखिए, 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में कंटिन्यूस पूछा गया है, और वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ये कब तैयार किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये एक ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अलग है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आप पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, ये वो अकाउंट बनता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जब एसेट और लायबिलिटी को मार्केट वैल्यू पर शो करना होता है, तो उनमें जो चेंजेस आते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड एडजस्ट द बैलेंस शीट वैल्यूज एज पर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो भी बड़ी या घटी हुई वैल्यू होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की, ये बैलेंस शीट में उस अकॉर्डिंग शो कर दी जाती है। लेकिन अब ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैं आपके सामने रखती हूँ। और ये क्या है, देखिए, कभी कभी पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि हम तो बैलेंस शीट में वही जो फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, वही फिक्स्ड वैल्यूज़ पर ही हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को बताएंगे। तो फिर मार्केट वैल्यू में जो चेंजेस हुए होंगे उसका क्या काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 तरह से काम करते हैं। एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो कि नॉर्मल वही होता है जो आपने यहाँ पढ़ा है। एक दूसरा हम अकाउंट बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि हम तो अपने बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताएंगे वो फिक्स्ड वैल्यू पर बताएंगे। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में वैल्यू आ रही है, जैसे एसेट इंक्रीज हुई तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के इसको क्रेडिट साइड में। पर्पस केवल इतना ही, इसका इम्पैक्ट नलीफाई करना है, इसके इम्पैक्ट को एलिमिनेट करना है। यहाँ क्रेडिट में यदि कुछ अमाउंट लिख रहे हैं तो उसे डेबिट में लिख दिया जाता है। पर्पस केवल इतना, क्योंकि हमारा ये एग्रीमेंट है जिसकी वजह से हम एसेट और लाइबिलिटीज को उसी वैल्यू पर बताना चाहते हैं, कोई इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हमने केवल एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कर लिया, जिसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का आता है वो तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, जबकि जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ये नए पार्टनर्स के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। देखिए, ध्यान रखिए, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा, जबकि ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस।
नाउ मेमोरेंडम रेवोल्यूशन अकाउंट बना दिया गया है, तो हमें किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाना है एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज पर। बैलेंस शीट में आप उसी वैल्यूज पर इसे शो करेंगे। तो गाइज अब जिस क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग पिछले 9 सालों में 4 बार पूछा गया है। 2015, 17, 22 और 23 में कंटिन्यूस पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, explain its application in fixed and fluctuating capital method at the time of dissolution of partnership firm। देखिए, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल आप सभी जानते ही होंगे। गार्नर और मर्रे रूल के अकॉर्डिंग जितना भी शॉर्टफॉल रहता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो सभी कैपिटल रेशो में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, न कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो गाइज जब यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पर इसके इम्पैक्ट को पूछा है, तो यहाँ पर आपको सिंपल जो चीज़ ध्यान में रखनी है, इवन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इस रूल से रिलेटेड कंप्लीट एप्लीकेशन को याद करके रखें, क्लियर करके रखें। यदि हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की, तो जब अकाउंट्स यानी कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को शेयर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड कैपिटल रेशो, जो कि बिफोर डिसोल्यूशन था। फर्म के डिसोल्यूशन से पहले जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया था, उसमें जो कैपिटल शो हो रही थी, उसी कैपिटल रेशो में इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को बांटा जाएगा। लेकिन यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट कर लीजिए, यानी रिजर्व्स के प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को बांटने से पहले, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस को तो शामिल कर रहे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस को इंक्लूड करने से पहले जो भी कैपिटल रेशो बनता है, उस कैपिटल रेशो में इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को बांट दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल क्या है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल में इसके क्या इम्पैक्ट रहते हैं, ये कुछ चीज़ों को आप, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर, दोनों के लिए आप तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है 2016 में पूछा है, गेनिंग रेशो क्या है और इसका कैलकुलेशन क्यों जरूरी है। व्हेन द कैलकुलेशन ऑफ द गेन रेशो इज नेसेसरी, कब किया जाता है, तो हम सभी को पता है गेन रेशो क्या है। ओल्ड रेशो और न्यू रेशो पार्टनर्स का आपस में माइनस किया जाएगा, और ये कब किया जाएगा, कब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। तो ये इस समय इसका कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और ये किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट से डिफरेंट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया है 2017 में भी, 22, 23 में कंटिन्यूअस पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से तैयार करें। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, तो एक बार सिंपल एक रिकॉल करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है बच्चों, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज की जाती हैं। क्लोज करते वक्त एसेट्स को बेच दिया जाता है और जो भी पैसा आता है उससे लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाता है। ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जो नॉमिनल अकाउंट बनाया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है। बट यदि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो हमने बात की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के प्लस या माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पर्पस से उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। गाइस, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है
4 बार 4 एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए, इनका मीनिंग अभी हमने देखा ही था। साथ ही पर्पस की बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रीअसेसमेंट पर, मार्केट वैल्यू पर रीअसेसमेंट करने पर होता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट का जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ऑन अकाउंट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट एंड द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। टाइम ये तब बनाया जाता है जब पार्टनर का डेथ हुआ हो, एडमिशन या रिटायरमेंट हुआ हो, और जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तब बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया जाता है इन केस ऑफ द एडमिशन, और जब रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट या डेथ के समय, तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के रेशो में किया जाता है। लेकिन जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फ्रिक्वेंसी ये कभी भी बनाया जा सकता है, जब भी फर्म की लाइफ में, जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, या कभी भी। लेकिन ये एक बार बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट जब फर्म खत्म हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है। क्लोजर ऑफ अकाउंट, ये इस अकाउंट में अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ओनली रिवैल्यूड, डज नो क्लोजर आर रिक्वायर्ड। अकाउंट का क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, एसेट्स को बेच दिया जाता है, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है, यानी फाइनली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इन्हें अच्छे से याद करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 2016, 17 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का, हाउ इज़ द अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ द पार्टनर्स लिविंग द फर्म। यदि कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो उस समय अमाउंट का डिस्पोज किस तरह से किया जाएगा, या फिर आप किस तरह से ट्रीट करेंगे अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग और डिसीज्ड पार्टनर इन केस इफ नॉट पेड इमीडिएटली। यदि इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया गया है तो ऐसे छोड़कर जाने वाले पार्टनर का किस तरह से पेमेंट किया जाएगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यदि ऐसा कोई पार्टनर जो कि पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है ड्यू टू द रिटायरमेंट और एनी रीज़न, तो ऐसी कंडीशन में 3 तरह से पेमेंट हो सकता है। लमसम पेमेंट, एक साथ पेमेंट कर दिया जाए, या फिर इंस्टॉलमेंट में किया जाए, या फिर कुछ कैश में पार्टली पेमेंट कर दिया जाए, रिमेनिंग एज इंस्टॉलमेंट में लोन का पेमेंट किया जाए। देखिए यहाँ पर आपको कहा भी गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 37 ये कहता है कि यदि ऐसा पार्टनर जो कि जा रहा है और यदि वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करता है तो ऐसी कंडीशन में उसे 6% पर एनम से डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा जब तक कि उसका पूरा लोन चुकता ना हो जाए। तो ये आप इन्फॉर्मेशन डालिए, मेथड्स आप डालिए यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यदि ये पूछा जाता है कि यदि डिसीज्ड पार्टनर को इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया जाता है तो पेमेंट किस तरह से किया जाएगा, तो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज भी देनी होगी। मैंने यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रीज दी है। जब पार्टनर रिटायर होता है और पूरा एक ही बार में पेमेंट कर दिया जाता है, यानी इसके लिए जर्नल एंट्री रिटायरिंग पार्टनर टू कैश अकाउंट। और जब रिटायरिंग पार्टनर पूरा अमाउंट लोन के रूप में ट्रीट होता है, यानी ये सेकंड वाला, यानी जब हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, यानी उसकी कैपिटल को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो भी पेमेंट करना है वो एज लोन ट्रीट हो रहा है। जब रिटायरिंग पार्टनर पार्टली कैश में पेमेंट लेता है और आधा पेमेंट या कुछ पेमेंट लोन में ट्रीट होता है, तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री ये बन रही है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना कैश में पेमेंट कर दिया गया है, और रिमेनिंग जितना भी अमाउंट है वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब फाइनली बात आती है इंटरेस्ट की, जो मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट हमें देना होगा 6% पर एनम की दर से। तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फिर जब पार्टनर्स का कंप्लीट पेमेंट किया जाता है, पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन और रिटायरिंग पार्टनर लोन टू कैश अकाउंट, यानी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया गया। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
गाइज अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ कि आपको किस पेपर पैटर्न में काम आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है 2017 में पूछा है, 18 में पूछा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साथ ही 2019 में पूछा है मीन ऑफ अमलगमेशन ऑफ फर्म एंड कौन कौन सी एंट्रीज पास करनी होगी जो जबकि फर्म अमलगमेट होती है। तो गाइज यहाँ पर मैंने कौन सी एंट्री पास करनी है अमलगमेशन के समय, तो ये चीज़ें आप एक बार बुक में देखकर अच्छे से जाइएगा। मैंने केवल आपको यहाँ पर अमलगमेशन क्या है और इसका पर्पस क्या है इसको ही बताया है। वो सारी जर्नल एंट्रीज को आप देख कर जाइएगा कि परचेजिंग कंपनी की बुक में या परचेजिंग फर्म की बुक में क्या एंट्री होगी और वेंडर कंपनी या वेंडर फर्म की बुक में क्या एंट्री होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अमलगमेशन ऑफ फर्म का मतलब क्लोजर ऑफ 2 और मोर बिजनेस फर्म और एक नई पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करना। इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म जो कि सिमिलर बिजनेस कर रही है वो अपने रेस्पेक्टिव बिजनेस को क्लोज कर देती है और एक नया बिजनेस खड़ा कर देती है, एक नया फर्म बना देती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, हमें इंक्रीज करना है, लेवल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाना है, मार्केट साइज बढ़ाना है, कंपटीशन को एलिमिनेट करना है, साइज ऑफ कैपिटल को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, और साथ ही हम जो साथ के मैनेजरियल स्किल्स हैं, 2 कंपनीज ऑफकोर्स साथ में आएगी तो बेटर मैनेजमेंट हमें मिलेगा। तो इसे यदि देखना हो तो हम अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिसोल्यूशन एट विल। ऐच्छिक समापन क्या है, यानी पार्टनरशिप फर्म का ऐच्छिक समापन सेक्शन 43 बताता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। यदि कोई भी पार्टनर राइटिंग में नोटिस दे दे तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। अदर पार्टनर्स उसके इंटेंशन के अकॉर्डिंग डिसॉल्व कर देते हैं फर्म को। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये भी 2 बार पूछा गया है 9 सालों में, 2018 और 2022 में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से किस तरह से डिफरेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो हम पढ़ चुके हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसकी डेफिनेशन में जब आपको बता दूं, जब पार्टनरशिप टूटती है, जब पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट होता है, तो पार्टनरशिप टूट जाती है, डिसॉल्व होती है, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरी फर्म ही खत्म हो जाती है, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पर कंटिन्यूएशन रहता है, जबकि यहाँ पर फर्म ही खत्म हो गई इसलिए कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंटरवेंशन की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। सिंपली पार्टनर आता है, नई पार्टनरशिप बनती है, पार्टनर जाता है तो भी नई पार्टनरशिप बनती है। सिंपल पार्टनरशिप डीड में ये सारी बातें लिखी होती है कि किस तरह से काम करना है। लेकिन फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है फर्म को डिसॉल्व करने में। बुक्स क्लोज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर बुक्स सारी क्लोज हो जाती है क्योंकि फर्म खत्म हो गई है। इसी तरह से वाइंडिंग अप ऑफ द एंटिटी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएट की जाती है यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के साथ, लेकिन यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेटल डाउन हो जाती है, बेच दिया जाता है एसेट्स को, लायबिलिटीज पेड ऑफ कर दी जाती है। इसका स्कोप डज नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ये फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अपने आप ही हो जाता है। अब यदि हम बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स किस तरह से होता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में, सेक्शन 48 ध्यान रखिए। सबसे पहले सारे लॉसेस को पूरा कर दिया जाएगा। इसके लिए सारे पार्टनर्स कैश लेकर आएंगे यदि उनके पास नहीं है सफिशिएंट बैलेंस, तो जितने भी लॉसेस हैं उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। सारी एसेट्स को बेच दिया जाएगा। बेचने पर सबसे पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जाएगा, जो कि अदर जो पार्टीज़ हैं जो कि जिनसे हमने लोन ले रखा है उन्हें पेमेंट करेंगे। फिर यदि कोई पार्टनर का लोन हो तो उसे पेमेंट किया जाएगा। फिर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा, और यदि उसके बाद भी कोई अमाउंट बच जाता है तो रिमाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन से अकाउंट ट्रीटमेंट आपको देने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा जब डिसोल्यूशन करना है, बैंक और कैश अकाउंट बनता है, फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है कि हम फाइनली
पार्टनर्स को पेमेंट कर देते हैं कि फाइनल जो भी बचा है वो पार्टनर्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलपी क्या है? 2023 में पूछा गया है गाइज। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। देखिए अभी हमने डिसोल्यूशन की बात की थी और उसमें हमने कहा था कि यदि कोई दायित्व है, यदि कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो पार्टनर्स कैश लेकर आते हैं और पेड ऑफ करते हैं। लेकिन जब हम एलएलपी की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स या पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि पार्टनर्स केवल अपनी लाइबिलिटी तक लिमिटेड रहते हैं। यानी यदि कोई लाइबिलिटी पार्टनर्स के पर्सनल एसेट और इनकम से बियॉन्ड है, नहीं फुलफिल कर पा रही है, तो एलएलपी के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनर कैश लाने के लिए बाउंड नहीं होगा। वो जितना उसके पास मार्जिन है, जितना उसके पास कैपिटल है, जितना उसके पास इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग वो सेटलमेंट करेगा। लेकिन वो यदि एक्सेस लॉस के लिए यदि किसी तरह का कोई कमिटमेंट है तो उसके लिए वो कैश लाने के लिए यहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और इस तरह की जो फॉर्म्स बनती है बच्चों, वो लॉ फॉर्म्स होती हैं, जनरली मेडिकल प्रैक्टिस वाली जो फॉर्म्स होती हैं, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, वो एलएलपी बना लेते हैं। यानी इनकी अपनी कैपिटल तक की लाइबिलिटी है, यदि कैपिटल नहीं है तो वो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी के लिए कैश लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में ही बना है, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव टू बी वैल्यूड। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कब कब गुडविल वैल्यू की जाती है, इसके लिए इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी। ऑलरेडी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं। लास्ट हम जो ले रहे हैं शॉर्ट नोट, कैपिटल रेशो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स 2023 में ही शॉर्ट नोट पूछा गया है। तो कैपिटल रेशो क्या है? प्रपोर्शन ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप। और इसी तरह से इंसॉल्वेंसी का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, पार्टनर इज अनेबल टू पे देयर डेट एज दे बिकम ड्यू एंड देवर लाइबिलिटी एक्सीड देयर एसेट। तो ये कंडीशन इंसॉल्वेंसी की कहलाती है। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। फाइनली तो अब जाते जाते बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। जो लास्ट तक मेरे साथ बना हुआ है वो यहाँ पर पेपर पैटर्न को भी समझ कर जाइए। देखिए पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी कंपलसरीली अटैम्प्ट करना है, 2 नंबर का है। जनरली 4-5 लाइन्स आप लिख कर आइए, 20 मार्क्स का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। नेक्स्ट पार्ट बी है, पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन इन पाँचों ही क्वेश्चंस 5 यूनिट में से हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें या ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, लेकिन टोटल आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे गाइज। 4 to 5 पेजेस आप जरूर से भरें और ये क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन देगा 50 मार्क्स का और इस तरह से 70 मार्क्स कंप्लीट होंगे। तो फाइनली गाइज थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। Best of luck for your examination.